नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका ए टू जेड न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य को लेकर और वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ हैं, हड्डियों के से संबंधित हैं। डॉक्टर पार्क हॉस्पिटल लाइव हैं। जानेंगे कि हड्डियों से संबंधित किस तरह से हम अपना बचाव करें, किस तरह से देखभाल करें, क्योंकि जो हड्डियों संबंधित रोग हैं वो बच्चों में, बड़ों में, युवाओं में, बुजुर्गों में काफी देखने को मिलता है। तो आज हम तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सर का परिचय। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर मकबूल है और मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर आज हमारा जो विषय है वो हड्डियों से संबंधित है। आपने तमाम अपने कैंप मेरे ख्याल से हर हफ्ते लगाते होंगे शायद कैंप, और सैकड़ों आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जो नई नई तकलीफ है। अभी आज हम बात करेंगे युवाओं को लेकर, बच्चों को लेकर। अक्सर देखने को मिलता है कि जो हड्डियों में दर्द हम बुजुर्गों में देखते थे पहले कि भाई 50-60 साल की एज में वो दर्द होता था, आज वो युवा में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है। किस तरह से हम अपनी मतलब देखभाल करें? देखिए, हड्डियों का प्रॉब्लम नॉर्मली अगर आप मुझे पूछेंगे, छोटे बच्चे जो हैं 16 साल 17 साल की उम्र, 12 साल के, इनमें नॉर्मली हम बोलते हैं कि इनको कोई दर्द होनी नहीं चाहिए अनलेस किसी का कोई क्रॉनिक इलनेस है। वो पता होता है माँ बाप को, किसी बच्चे को अस्थमा का शिकायत है, किसी को ब्लड का कोई प्रॉब्लम है, एनीमिया का प्रॉब्लम, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई जो बच्चों में गठिया होता है, जुवेनाइल रिमोनॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है, वो माँ बाप को ऑलरेडी पता होता है कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, चल। लेकिन उसके बगैर एक हेल्दी बच्चा, नॉर्मल बच्चा, आप खुद भी देख सकते हैं कि 16 साल की उम्र तक हम सोचते हैं कि इसको जॉइंट पेन, नेक पेन, बैक पेन ये होना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। हमारे ओपीडी में रोज पेरेंट्स लेके आते हैं 10th के स्टूडेंट को कि सर इसको लगातार गर्दन में दर्द रहता है, बाजू में दर्द जा रहा है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। तो इसको मैं दो चीजों में कैटेगराइज करता हूँ। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि बच्चे जो है पोस्चर गलत रहता है। आपने कोरोना में देखा, क्लासेस शुरू हो गई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो 1-2 घंटे की क्लास होती थी, तो बच्चे उसके बाद गेम्स खेलना शुरू हो गए लैपटॉप पे 8-8, 9-9, 10-10 घंटे। तो कुछ दिन चल सकता है ये बॉडी पे स्ट्रेस यंग एज में, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली मंथ्स चला, गंदे पोस्चर में हम गर्दन झुका के, कमर झुका के लंबी देर बैठे, तो मांसपेशियां टाइट होना, स्पैज्म आना, और आहिस्ता आहिस्ता यही प्रॉब्लम, डिस्क का इशू होना, यंग एज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होना, तो ये प्रॉब्लम्स बच्चों में भी होने लगी। तो ये रहा पोस्चर की बात। ये गलत तरीके से बच्चों का खेलना कूदना है नहीं। पहले जमाने में सारे लोग बच्चे बड़े ग्राउंड्स में जाते थे, आजकल बच्चे मोबाइल गेम या अंदर ही बैठते हैं, इंडोर कोई एक्टिविटी है नहीं। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और गंदे पोस्चर में, बुरे पोस्चर में, फ्लेक्स पोस्चर में लंबी देर लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो होना ही होना है प्रॉब्लम। तो एक तो ये होगा पोस्चर का। दूसरा न्यूट्रिशन का, जंक फूड। बच्चों को बैठे बैठे घर से ऑर्डर करना, पिज्जा लाओ, बर्गर लाओ, और घर की रोटी खानी नहीं, सब्जियां खानी नहीं, तो न्यूट्रिशन भी है। दूसरा धूप में नहीं जाना, विटामिन डी की कमी, खाना सही से नहीं है, मिनरल्स, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, ये सब डेफिशिएंसीज की वजह से कोर भी बच्चों में कमजोर हो रही है, पोस्चर की वजह से, मांसपेशियां। अभी तो लेटेस्ट एक स्टडी थी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी आप इसको देख सकते हैं। इट वाज लाइक आर्टिकल वाज इन सम, इट्स लाइक a रिसर्च पेपर के बच्चों में, जो छोटे बच्चे हैं, कुछ लोगों में, बच्चों में देखा गया उनके सींग बनने लगे हैं, जो लंबी देर 12-12 घंटे ऐसे झुक के बैठते हैं। इनकी सॉफ्ट बोन्स होती है कॉर्टेज, मेस्टॉइड बोन्स में सींग बने, एमआरआई में देखा इनके सींग बन रहे हैं। तो आप सोचो कि बच्चे बन रहे होते हैं, इतना गलत पोस्चर में मसल खींच रहा है कि हड्डियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो आप सोचो नेक में जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी अल्टीमेटली यही होता है कि हड्डी बढ़ती है, वो नस दबाती है, वो कभी ठीक भी नहीं होती। उसको हम थोड़ा मांसपेशी को मजबूत कर सकते हैं, बट सर्वाइकल तो वही है, प्रॉब्लम तो वही है। सो ये तीसरा, बच्चे जिम जाते हैं आजकल। बहुत बार मेरे से पूछते हैं लोग सवाल कि छोटे बच्चों को जिम जाना चाहिए। आइडियली मैं बोलता हूं कि 12-13 साल तक तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर जा रहे हैं 14-15 साल के भी बच्चे, इट शुड बी अंडर सुपरविजन। सुपरविजन दो तरीकों का। एक ये कि बच्चा ओवर एंथुसियास्टिक वेट तो नहीं उठाता, दोस्तों के चक्कर में और उठाना, डेड लिफ्ट करना है, 150 का वजन उठाना है, उससे डिस्क का इशू, सर्वाइकल इशू, अचानक से वजन उठाया, डिस्क का प्रॉब्लम होगा। मांसपेशी, रोटेटर का भी, कंधे के मसल्स टूटे हैं, लिगामेंट्स टूटते हैं, वो पुशअप जो फुट प्रेस हाई वेट से करते हैं, अचानक से झटका लगा, ACL PCL मेनिस्कस टूटता है। और उससे भी
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंटली हर माँ बाप को इस चीज के बारे में अवेयर रहना चाहिए, वो ये है कि जिम में इंस्ट्रक्टर्स बैठे हैं, भैया ये प्रोटीन पाउडर लो आपका जल्दी मास बनेगा, ये वेट गेनर है, उसमें पता नहीं क्या डाला है। और हद तो ये है कि व्हाट आई सस्पेक्ट एज ए डॉक्टर, क्योंकि हमने बहुत सारे, आई वोंट नेम, देयर आर सम पीपल ऑफ यंग एज जो कि जिनके इंस्ट्रक्टर, जिनके हमने कुल्ले बदले हैं, ये हिप रिप्लेसमेंट किया हुआ हमने, रीजन कि स्टेरॉइड लेने से इसका हेड खराब हो जाता है, ये दस जाता है, और हमें नया, जो कि पुराने जमाने में 80-90 साल में जोड़ जो चोट के बाद या कुछ दिन, ये यंग एज में हमें बदलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा स्टेरॉइड वजन बनाने के चक्कर में, और इतनी हद है कि लेटेस्ट आई हैड सम, कोई मेरे पास जॉब लेने के लिए आया था, तो ही वाज लाइक कि मैंने कहा कहाँ है, कह रहा मैं जिम वाले किसी के साथ काम कर रहा हूँ। आई वोंट नेम दैट। इंजेक्शन ले रहे हैं, स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं जल्दी से वजन बढ़ाने के। आप क्या सोच रहे हो क्या होता है वो? ये तमाम बातें आपने जो सारी बातें बताई, ये मतलब इस तरह की मतलब बातें हैं, मतलब जो समस्या। पर मेरी एक बात और है कि जैसे मान लो कि बच्चे में अगर कहीं मतलब सोने से, जैसा आपने बताया कि भाई एक तरह से सो रहा है, बात कर रहा है या फिर टीवी देख रहा है, तो उसके गर्दन में दर्द या पीठ में दर्द होता है। पर वो आजकल के समय में क्या करते हैं कि वो मतलब पेन किलर खा लेते हैं, गोली खा लेते हैं, उससे आराम मिल जाता है। तो क्या ये गोली आरामदायक है या फिर आगे चलकर उनको नुकसान करेगी? सी, कोई भी दर्द की दवाई, पहले तो छोटे बच्चों में तो मैं कह रहा हूं कि जरूरत ही नहीं है। पॉस्चर सही करेंगे, न्यूट्रिशन सही करेंगे, एक्सरसाइज सही करेंगे, थोड़ा खेलना कूदना रखेंगे पढ़ाई के साथ, हर 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद उसके थोड़ा टहलेंगे, घंटों नहीं एक पॉस्चर में बैठेंगे, सब्जियां फल फ्रूट खाएंगे, विटामिन डी डॉक्टर से अगर होता है, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, वो पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, वो आजकल विटामिन डी के सैशे हम लोग ऑर्थोपेडिशियन या पीडियाट्रिशियन देते हैं, विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी, B12 की कमी नहीं रहेगी, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, कैल्शियम मिल रहा है, सब्जियां फल फ्रूट फाइबर ले रहे हैं, और थोड़ा एक्टिविटी कर रहे हैं, ये बुरे पोस्चर में लंबी देर नहीं बैठते तो नहीं होती। फिर भी अगर कभी दर्द होती है तो दर्द की दवाइयां इलाज नहीं है, दैट इज जस्ट सिम्टोमेटिक फॉर सम टाइम, और खुद से नहीं लेनी है और लंबी देर नहीं लेनी है। अब बड़ों में तो जिनके घुटने खराब है, कमर का प्रॉब्लम लगातार है, वो तो बड़े लोग दवाइयां ले लेके अपनी किडनियां खराब करते हैं, वो हम तो वो चीज एडवाइस नहीं करते, हम लोग वो चीज एडवाइस नहीं करते। मैं तो घुटना जिनका रिप्लेस होने का है उनको तो आपके साथ भी पहले मेरी बातचीत हुई होगी, मैं घुटना भी ऐसा नहीं है कि एक्सरे में खराब आ गया तो हमें घुटना बदल देना है। हम बोलते हैं कि आप दर्द की दवाई रोज लेते हैं क्या? बोलते हैं हाँ हम लेते हैं, उसके बगैर हम चल नहीं पाते, तो तब हम बोलते हैं फिर तो बदलना पड़ेगा। या दर्द की दवाई नहीं ले रहे हैं लेकिन हम चल ही नहीं रहे हैं, हमने चलना फिरना छोड़ दिया है, लेकिन एक्सरे में, ये 2 कंडीशन है, या तो पेशेंट ने चलना फिरना छोड़ दिया या फिर दर्द की दवाइयां लेके चल रहा है, तब जाके, अदरवाइज तो फिर भी क्यों? हम बोलते हैं दर्द की दवाई लेंगे आप 1-2 साल में आप अपना किडनी फेलियर करेंगे, तो किडनी फेलियर का कोई इलाज नहीं है एक एज के बाद। घुटना तो 25-30 साल चलेगा, या हम उसके बाद जो है रिविजन भी करते हैं, दोबारा फिर चलेगा, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं देने पड़ते, इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयां नहीं देनी पड़ती, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली दवाइयां देनी पड़ती है ताकि किडनी रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि वो दूसरे की किडनी है। यहाँ पे तो आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगता है, यहाँ पे रिजेक्शन की दवाई नहीं देनी पड़ती है, और जब रिजेक्शन की दवाइयां देनी पड़ती है, इन्फेक्शन होने का चांस, डायबिटीज कॉम्प्लिकेट, बहुत सारी रिस्क बढ़ती है, थोड़ा छोटे से भी बुखार से वो मतलब प्रॉब्लम मतलब वो हो जाता है। सर आपको जोड़ेंगे दोबारा से, फिर आपको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं पार्क हॉस्पिटल से सीधा लाइव तस्वीरें A2Z के माध्यम से स्वास्थ्य पर मतलब आज मतलब हम चर्चा कर रहे हैं और हड्डियों से संबंधित हम बातें कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010959595। सर मेरा अगला सवाल ये है कि अभी एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के, 8वीं 10वीं 12वीं, और एग्जाम के समय में बच्चे 24 घंटे मेहनत करते हैं, उनका काम रहता है कि भाई हमारा रिजल्ट अच्छा है। ऐसे में वो एक जगह ही बैठकर काफी मेहनत करते हैं, तो क्या क्या समस्या हो सकती है और कैसे वो बचाव करें? बहुत बढ़िया, ये अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, जो मैं शायद खुद से भी आपको बताना चाहता था, लेकिन कोई भी एग्जाम हो बच्चे बेचारे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं आजकल। तो पहली प्रॉब्लम किसी भी, मैं अभी अपनी ओपीडी में भी देख रहा हूँ, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होना, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। 2 पेशेंट है, एक को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक को बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभी बड़ा प्रॉब्लम वाला बंदा बोलता है कोई बात नहीं, मैं एक्सरसाइज करूंगा, दवाई लूंगा, ठीक हो। कभी छोटा प्रॉब्लम वाला इतना इस पर स्ट्रेस लेता है, इतना स्ट्रेस लेता है, मेरे को क्यों, मेरे को क्यों। तो हमें अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एग्जाम्स के टाइम बच्चों को स्ट्रेस रहता है, माँ बाप को, टीचर्स को उनके साथ खड़े रहना है कि कोई बात नहीं, मार्क्स सब कुछ नहीं है, कम भी आए लेकिन अपनी तरफ से मेहनत करो। ऐसी भी मेहनत नहीं करनी है कि हमें अपनी बॉडी को हार्म करना है, अच्छी मेहनत करो, गैप भी लो, उठो चलो भी, टहलो भी,
ये नहीं कि कंटिन्यूसली पढ़ना, 7-8 घंटे अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रोडक्टिव स्टडीज कर रहा है, वॉक आधा घंटा वॉक कर रहा है, हाइड्रेशन पानी पीता रहता है बीच में, और एग्जाम्स के टाइम अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीनेशियस डाइट चाहिए, बादाम वगैरह बच्चा ड्राई फ्रूट्स खाता है। और उससे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए कि हम बच्चे को एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें, रिजल्ट तो छोड़ना है ऊपर वाले के हाथ में। बच्चा अच्छी मेहनत कर रहा है, और बच्चा ये ना कि अपनी मेहनत कर रहा है कल को कुछ बन भी रहा है लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे कंपटीशन के चक्कर में। नहीं, आप देखोगे, अभी भी मैं अपने प्रोफेशन में बता रहा हूं मैं आपको, हम भी अपने बैच के बहुत बड़े टॉपर नहीं थे, लेकिन एक इमेज के साथ मेहनत करके आज एक अच्छे सर्जन बने। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे जो मीडियोकर थे, लेकिन एक सोशल आईक्यू उनका हमेशा अच्छा था। सोसाइटी में मतलब उठना बैठना, अपना थोड़ा अगर टेंशन हो उसको हम कवर करते हैं, उसको एक हाई लेवल पे। तो जब हमारा बेसिक स्टडीज के टाइम पे भी अगर हम अपना जो है मेडिटेशन, अपना न्यूट्रिशन और अपना मेंटल बैलेंस ऐसा है कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमें पढ़ना है, मेहनत करनी है, और माँ बाप को भी और बच्चों को भी ये समझना है कि हर बंदा 99% नहीं लाएगा, 90% नहीं लाएगा, और हर 90% वाला बंदा सक्सेसफुल नहीं होता और 60% वाला नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे 60% वाले हैं, 50% वाले हैं जो IAS IPS बने हैं, जो बहुत बड़े डॉक्टर बने हैं, जो बहुत बड़े नेता बने हैं, जो बहुत समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा, बड़े साइंटिस्ट बने हैं। और कभी नए 90% बच्चे ने जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, कुछ अचीव करके भी, IAS करके भी उसने सुसाइड करा। लेकिन हमें अपने बच्चों को तैयार करना है एक अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक और अच्छे कामयाब इंसान, सिर्फ मार्क्स लेने से नहीं, अपना हेल्थ रखने से, अपना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करने से, अपने आप को खुश रखने से मेहनत करनी है, बैलेंस तरीके से करना है, उसमें खान पान, पॉस्चर, न्यूट्रिशन सब रहना। ये नहीं है कुछ लड़के, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मैं जो एग्जाम कर रहा हूं मुझे स्मोक करना है, उसके बगैर नहीं। ये चीजों में आप और बढ़ोगे, ये आप पे और डिपेंडेंस डालेगा। मैं कह रहा हूं जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है 6-7 घंटे एटलीस्ट, नॉर्मली मैं 8 बोलता हूं, 8-9 घंटे सोना चाहिए, लेकिन एग्जाम्स के दिन आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट 6-7 घंटे आप नहीं करेंगे तो आपका अगला दिन प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा। 6-7 घंटे नींद कीजिए, 2-3 लीटर पानी पीजिए, फल फ्रूट खाइए, बीच में गैप्स में उठ के थोड़ा चक्कर मारिए, और जो है रोज योगा करिए, 10-15 मिनट आपको योगा करना है, वॉक करना है। बाकी आप जो एक्टिविटीज हैं, दोस्तों को फोन करना, मोबाइल पर रहना, गेम्स खेलना, रिश्तेदारों की शादी या वो सब बंद कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, एग्जाम्स के टाइम। 3 महीने प्रोडक्टिव 8, 9, 10 कोई और बाकी तो ये सब आप करके। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात बताई मतलब आल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 8वीं 10वीं 12वीं के रिजल्ट आने हैं और बच्चों की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अब इस समय स्टार्टिंग हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि डिप्रेशन में नहीं रहना, और पढ़ाई के साथ साथ सबसे मेन जरूरत है आपका स्वास्थ्य है, अपने शरीर की देखभाल करनी है, समय से सोना है, समय से उठना है। हालांकि ये है कि पहले आप 7-8 घंटे आप नींद लेते थे, अब 6 घंटे ले लो, 5 घंटे, परंतु खाने पीने का अपना बिल्कुल ध्यान रखें। सर मेरा अगला सवाल है बुजुर्गों के लिए, आपने युवाओं के लिए बता दिया, बच्चों के लिए बताया, खासकर विद्यार्थियों के लिए बताया, बुजुर्गों के लिए बताते हैं। बुजुर्गों में क्या है कि ये 50-60 साल से ऊपर उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, अचानक गोलियां खाते हैं, दर्द की खा लेते हैं, फिर 2 दिन आराम, 5 दिन आराम, फिर ऐसे काफी बाहर वैद्य हैं जो मालिश करते हैं, उनसे आराम मिलता है, परंतु वो कुछ समय के लिए आराम मिलता है, फिर वही। तो किस तरह से देखभाल करें और क्या उनका मतलब ट्रीटमेंट है, क्या ऑपरेशन ही ट्रीटमेंट है या उससे भी कुछ और बेहतर है? देखिए, बुजुर्गों का मैं ये कहूंगा, आपको शॉर्टकट में आपको बताऊं, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं हमारी इंडिया की, है ना, हर कंट्री में, जो 80-90 साल पे भी दौड़ते हैं, मैराथन दौड़ते हैं। बिल्कुल। और हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो बोलते हैं 60 साल में जीना छोड़ दो भैया, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। एज इज जस्ट ए नंबर, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज एंड फिजियोलॉजिकल एज। हम पेशेंट को जब सर्जरी करते हैं ना, हम क्रोनोलॉजिकल एज नहीं देखते हैं, हम देखते हैं, जब मैं हिप रिप्लेसमेंट करता हूं मैं देखता हूँ फिजियोलॉजिकल एज। हम देखते हैं पेशेंट का हड्डी किस एज का लग रहा है। अगर मुझे सॉलिड हिप 60 70 साल में भी लगता है ना कि हड्डी बहुत मजबूत है, मैं अनसीमेंटेड THR करता हूँ। लेकिन अगर मुझे 70 साल में लगता है कि नहीं यार नहीं, मुझे सीमेंटेड THR करता हूँ। ऐसे यंग एज में अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका हड्डी भी कमजोर हो गया, हमें लग रहा है खोखला है, ऑस्टियोपोरोटिक है, उसमें यंग एज में हमें सीमेंटेड THR करना पड़ता है। तो मतलब गर्ज ये है कि हम किसी भी एज में फिट रह सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है, हमें वॉक करना है डेली, हमें छोड़ना नहीं, हमें जीना नहीं छोड़ना है, हमें 45 मिनट डेली वॉक करना है, आधा घंटा योगा करना है, वो योगा जो हमें सूट करता है। जैसे जिसको कमर का दर्द है 60-70 साल में, उनको आगे झुकने वाला योगा नहीं करना, जिनको घुटनों का दर्द है उनको आलती पालती कुकड़ू वाला योगा नहीं करना, आधा घंटा योगा,
45 मिनट्स वॉक, 2 से 3 लीटर पानी, फ्रूट वेजिटेबल, विटामिन डी की कमी रहती है बुजुर्गों में, उनको विटामिन डी डॉक्टर से लेके दिखा के, या मैं बता रहा हूँ सैशे विटामिन डी का महीने में 1 में लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम लेना है, वेजिटेरियन B12 लेना है, और अपना चलना फिरना, जिस दिन हमने चलना फिरना बंद कर दिया, हमने जीना छोड़ दिया। चलना फिरना बंद नहीं करना है, हमें अपना एक्टिविटीज करते। हाँ, अगर घुटने का प्रॉब्लम है, घुटने के का प्रॉब्लम बहुत टाइप के हैं। एक ऐसे हैं जो एक्सरसाइज योगा से सिंपल 2-3 एक्सरसाइज सिंपल डॉक्टर आपका ऑर्थोपेडिक बताएगा, फिजियोथेरेपिस्ट आपका बताएगा, आसपास कोई तो घुटने के प्रॉब्लम में माइल्ड मॉडरेट में हम एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स थोड़ा ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनका एडवांस आर्थराइटिस है, उनका भी फिजियो तो एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। उसके बगैर कुछ लोगों को हम ग्रीस बढ़ाने के इंजेक्शन, जिसको विस्को इलास्टिक इंजेक्शन हम बोलते हैं, तो वो सप्लीमेंट्स देते हैं, ऑरल सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन सर्जरी में हर बार, अभी पहले भी मैं बताया, जिन लोगों को रोज दर्द की दवाई लेनी पड़ती है वो लोग सर्जिकल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको वैसे लेनी नहीं चाहिए, उसके बगैर देखना चाहिए, और चलना फिरना बंद नहीं करना। देखिए, पार्क हॉस्पिटल से समय आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे। फिर भी अगर कोई पेशेंट है, कोई विद्यार्थी है, कोई युवा है, अगर कोई भी अगर डॉक्टर से मिलना चाहता है, परामर्श लेना चाहता है, तो सेक्टर 10 DLF में पार्क हॉस्पिटल है, वरिष्ठ डॉक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात कि 14-15 साल से ये प्रैक्टिस में है, और इन्होंने इतने कैंप लगाए हैं। कैंप की सबसे बड़ी खासियत कि गरीबों की ज्यादा देखभाल करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि वो असहाय होते हैं, उनकी मदद करते हैं। और हमने जब उनकी एक फिल्म देखी थी जो इन्होंने मतलब खुद बनाई थी, तो हमने काफी पेशेंट ऐसे देखे कि वो रोते हुए आए और हंसते हुए गए। तो आप पार्क हॉस्पिटल में एक बार विजिट करें, जरूर डॉक्टर साहब से मिलें। फिर जोड़ेंगे आपको ऐसी मतलब नई खबरों के साथ, तमाम खबरों के साथ स्वास्थ्य संबंधी। सर, अंत में कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मैं बस यही, हर जगह यही एक मैसेज चाहता हूँ, मैं यूथ के लिए मैसेज दूंगा। प्लीज, जिम जाते हैं, ओवर एंथुसियास्टिक वेट लिफ्ट नहीं कीजिए, अपने डिस्क का प्रॉब्लम नहीं करिए, अपने कंधे का प्रॉब्लम नहीं करिए। और दूसरा, प्लीज जो ये वेट गेनर्स हैं, जो स्टेरॉइड इंजेक्शंस हैं, प्लीज, मैं बहुत लोगों, अभी भी कल भी मैं एक THR किया हूँ 29 साल के लड़के का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कोरोना में स्टेरॉइड लेने पड़े, मजबूरी थी। कोरोना में उनका हाई डोज स्टेरॉइड चला था, डॉक्टर ने, लंग्स में इन्फ्लेमेशन आया था, तो जान बचाने के लिए था। लेकिन आप लोगों को बॉडी फिट रख सकते हैं आप, अनलेस किसी को प्रोफेशनल डिमांड है कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में। लेकिन मैं उनको भी कहूंगा वो भी स्टेरॉइड ना ले। स्टेरॉइड अगर डिटेक्ट आपके यूरिन में होते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उस बॉडी का क्या फायदा जो आने वाले टाइम में आपका किडनी फेलियर करे, जो आने वाले टाइम में आपकी फैमिली ना हो, आपको इंपॉर्टेंट कर देती है ये दवाइयां। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड टू से ऑल दिस। और वो मसल क्या जो सिर्फ बाहर से दिख रहे हैं, अंदर से खोखली बोन्स होते हैं। प्लीज बच्चों, जिम जाइए, आप अपना वहां पे जो है अंडर सुपरविजन अपना एक्सरसाइज करिए। आप बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, आप क्वाड्रिसेप्स सब कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट अंडर सुपरविजन, नॉट ओवर एंथुसियास्टिक। और नेचुरल प्रोटीन ले लीजिए। जो वेजिटेरियन बच्चे हैं वो पनीर, सोया, दालें, मैंगो शेक, बहुत कुछ है जो वेजिटेरियन लोग भी ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो अंडा, मटन, चिकन, फिश ले सकते हैं, नेचुरल प्रोटीन। और एट मैक्स, अगर कोई बहुत ज्यादा, बट आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वे प्रोटीन्स जो बाहर से रिफाइंड आते हैं। मैं अगर जिम जाता हूं, मैं नहीं लूंगा वो। मैं सोया लूंगा, मैं चना लूंगा, मैं राजमा लूंगा, मैं दालें लूंगा, मैं पीनट्स लूंगा, मैं ड्राई फ्रूट्स लूंगा, बट मैं मटन चिकन लूंगा, बट मैं रिफाइंड प्रोटीन से। लेकिन अगर फिर भी है कोई अच्छा वे प्रोटीन जो known to, particularly I will suggest you don't take it from that particular gym, but competition है, मेरा जल्दी बढ़ा देता है, मेरा जल्दी बढ़ा देता है। और कहानियां इनकी फिर होती है कि अंदर क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है। आपको लग रहा है मैं सिर्फ प्रोटीन ले रहा हूँ, उसमें वेट गेनर है, कोई स्टेरॉइड है, और बाद में जब दिक्कतें आती हैं, बड़ी बार हम इनका क्रिएटिन, मैं KFT कराता हूँ, जो भी मुझे बोलता है, मैं जिम में गया हूँ, मैं KFT कराता हूँ, बहुत बार क्रिएटिनिन रेज हो गया होता है। किडनी का फंक्शन जो 70 में किडनी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, वो पहले ही आ गया होता है। यूरिक एसिड इतना बड़ा होता है, इतना ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, यूरिक एसिड 9-10, फिर हर जोड़ में दर्द, वो क्रिस्टल्स बैठते हैं, घुटने खराब करते हैं, जोड़ खराब करते हैं। तो सिंपल मेरा मैसेज बच्चों के लिए है, अपने आप को एक अच्छा सीजन बनाने के लिए पढ़ाई कीजिए, अच्छे से जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स से दूर रहिए, और ये जिम का ये जो मैनेज है इससे दूर रहिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।